हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बिहार कक्षा 9 का इतिहास, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति है, उसका शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप भी किसी टाइप और तैयारी करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है फ्रांस की क्रांति। सन 1789, पहला पॉइंट जो है, सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला पॉइंट है, सन 1776 में शुरू हुई अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, और सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेश की स्वाधीनता फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। अमेरिकी क्रांति जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो 1776 में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1776 में हुआ था। अगला पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज था। फ्रांस जो था वो शक्तिशाली राज था। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर मेडागास्कर टापू का अधिकार किया था। मेडागास्कर टापू का अफ्रीका में है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। फ्रांस में जो शासन था वो राजतंत्रात्मक शासन था। और बुर्बो राजवंश के लुई 14वें के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा जो थी वो चरम शिखर पर थी। अगला पॉइंट है, लुई 14वें की निरंकुशता जो है इस बात से पता चलता है कि मैं कहता था मैं ही राज हूँ। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कथन है, मैं ही राज हूँ। ये किसका है? तो लुई 14वां का। लेकिन चूंकि ये जो था वो योग्य शासक था, तो विद्रोह को कौशलतापूर्वक दबा देता था। वो कैसा शासक था? योग्य शासक था। अगला पॉइंट है, सन 1774 में लुई 16वें गद्दी पर बैठा। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि लुई 16वें गद्दी पर कब बैठा था? तो कब बैठा था? 1774 में। 1774 में फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा था? यहाँ इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है ना। तो लुई 16वें इसका बैठा था 1774 में। ये जो था अत्यधिक निरंकुश और फिजूल खर्चा एवं सर्वदा अयोग्य था। योग लुई 14वां था और लुई 16वां अयोग्य था। लुई 16वें की विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट के साथ हुई थी। ऑस्ट्रिया, मेरी अंतोनेट कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रिया की थी। इसकी शादी लुई 16वें के साथ हुआ था, जिसकी फिजूल खर्ची और हस्तक्षेप के शासन और कमजोर किया था। अगला पॉइंट है, राजा के वर्षा स्थित महल में 15,000 अधिकारी थे। कितने अधिकारी थे? तो 15,000 अधिकारी थे, जो जो कोई काम नहीं करता था, मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। फ्रांस के राजस्व में 9% जो था इन्हीं पर खर्च होता था। कितने प्रतिशत? तो 9%। इसी तरह के जो प्रश्न बन सकता है, कथन स्टेटमेंट बन सकता है। जैसे देखिए, राजा के बरसाए स्थित महल में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा। राजा के बरसाए महल में 14,000 अधिकारी थे, ऑप्शन ए में हो गया। और ऑप्शन बी में दे देगा, जो इस काम करते थे उस पर फ्रांस का राजस्व बस 9% था। तो पूछा जाएगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, या दोनों सही है? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन बी, 9% है तो 9%। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए आपको जो है लाइन बाय लाइन एक एक एनसीईआरटी का बुक प्लस एससीईआरटी का बुक का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक संकट। लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से आजाद कराने के कारण फ्रांस पर 10 अरब, फ्रांस पर कितना? 10 अरब लिरवे। लिरवे क्या थी? तो फ्रांस की मुद्रा का नाम है लिरवे। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि लिरवे जो है वो किस देश की मुद्रा का नाम था? तो फ्रांस का मुद्रा का नाम लिरवे याद रखना है। फ्रांस का मुद्रा का नाम क्या था? लिरवे। फ्रांस की मुद्रा से भी अधिक कर्ज बढ़ गया था। अगला पॉइंट है, प्रशासनिक शिथिलता। राजा की निर्कुशता एवं स्वैच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में जो था वो कौन सा संस्था बनाया गया था? तो पार्लियामा नामक संस्था बनाई गई थी। कौन सी संस्था बनाई गई थी? तो पार्लियामा संस्था, जिसकी संख्या कितना थी? 17 थी। जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीश का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। न्यायाधीश का पद जो है वो किस वर्ग के लिए? तो कुलीन वर्ग के लिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है अपने नोट्स बना सकते हैं, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला पॉइंट है, केंद्रीकरण की स्थिति पद्धति। फ्रांस की सबसे बड़ी बुराई थी। फ्रांस के कानूनों में एक रूपता नहीं था। फ्रांस की जो कानून था वो एक रूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे। कितने कानून थे? लगभग 400 कानून थे। अभियोगों की गिरफ्तारी का वारंट होता था, जिससे
लेटर्स द कैचेट कहते थे, लेटर्स द कैचेट कहते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। बिना अभियोग की गिरफ्तारी का वारंट होता था, जिसे क्या कहा जाता था, लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। अगला पॉइंट है, फ्रांस के समाज की जो व्यवस्था है, संरचना, उसको देखेंगे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस समाज 3 स्टेटस में बटा था। बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था, ऑप्शन में दे के कथन और कारण के टाइप से दे के स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन बनाया गया था, जिसमें ये भी था पॉइंट जो है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस कितने 3 श्रेणी में बटा हुआ था, इसमें पॉइंट देकर बनाया गया था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस समाज जो है वो कितने स्टेटस में, तो 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। अब हम देखेंगे पहला श्रेणी में कौन आते थे, तो पहला श्रेणी में जो है वो पादरी वर्ग आते थे। पादरी में इनकी लगभग संख्या 1,30,000 थी और इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे और ये करों से मुक्त होते थे। प्रथम वर्ग जो है वो करों से क्या होते थे, मुक्त होते थे। अब द्वितीय स्टेट में देखेंगे, इसमें कुलीन वर्ग आते थे। कौन आते थे, कुलीन वर्ग। इसमें लगभग 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। फ्रांस की 40% भूमि इन्हीं के पास थी। ये वर्ग भी करों से मुक्त है। पहला तो है पादरी वर्ग भी कर से मुक्त था और दूसरा जो है कुलीन वर्ग भी करों से मुक्त थे। और तीसरा वर्ग देखेंगे हम, तीसरे स्टेट में, इसमें जो है वो मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर आते थे। 90% प्रजा इसी स्टेट में थी, जिसमें डॉक्टर हो गया, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर शामिल थे। किसमें, तो तृतीय स्टेट में शामिल थे। अगला पॉइंट है, तृतीय स्टेट की स्थिति, ये वर्ग अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घरों एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग करने आदि कार्यों के लिए बाध्य था। कौन था, तृतीय स्टेट में जो लोग आते थे, तृतीय वर्ग में। मध्यम वर्ग की भूमिका एवं कर व्यवस्था कैसा था, तब देखेंगे। अगला पॉइंट में है, फ्रांस की क्रांति के में जो मध्यम वर्ग जो था वो अहम भूमिका निभाया था। फ्रांस का जो क्रांति हुआ वो कब, तो 1789 में हुआ था। उसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाया गया था वो किसके द्वारा, तो मध्यम वर्ग के द्वारा अहम भूमिका निभाया गया था। अगला पॉइंट है, मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था। मध्यम वर्ग में जो था वो सबसे अधिक असंतोष था, जिसका कारण था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक समान प्राप्त नहीं था। अगला पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था, समानता। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने ही आवाज दी थी। जिसके किस वर्ग ने आवाज दिया था, मध्यम वर्ग ने। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था, तो समानता था। अगला पॉइंट है, कर व्यवस्था। कर व्यवस्था समान और समानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष फ्रांस की सरकार 6 वर्ष बाद जो है वो फ्रांस की सरकार पूरी पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, जिन्हें टैक्स फॉर्मर कहा जाता था, जिन्हें टैक्स फॉर्मर कहा जाता था। अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि कर व्यवस्था और समानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते थे, टैक्स फॉर्मर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी तैयारी में पूछा गया प्रश्न है। किसानों को भूमि का कर जो है वो टैले के नाम से जानते थे। किसान का जो भूमि कर है वो टैले का नाम से, और इसके अलावा जो है वो धार्मिक कर जो है वो टीथे नाम से, टीथे टाइथ नाम से, है ना, टीथे या टाइथ दोनों कह सकते हैं। ये धार्मिक कर होता था, टीथे या टाइथ है। और भूमि कर जो लगता था वो टैले के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट जो है, फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिनमें प्रमुख विचारक थे। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा था कि फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात थे, इसमें कौन कौन थे। 3 ऑप्शन दिया था, मॉन्टेस्क्यू था, वाल्टर था, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है, विधि की आत्मा पुस्तक किसने लिखा, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, विधि की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा। दोनों याद रखना आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में। कभी कभी होता है कि इंग्लिश वाला शब्द पूछ लेता है द स्पिरिट ऑफ लॉज, या कभी कभी हिंदी में भी रहेगा विधि की आत्मा किसने लिखी थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने। सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के लिए विशेष विषय में बताकर शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का पोषण किया। वाल्टेयर है, ये जनतंत्र का पक्षधर नहीं था। वाल्टेयर जो था जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थक था। वह चर्च कुरीतियों का घोर विरोधी था, चर्च का जो है वाल्टेयर विरोधी था। अगला अगला पॉइंट जो है,
रूसो। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर जो है वो सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। पूर्ण परिवर्तन कौन चाहता था? तो रूसो जो है वो पूर्ण परिवर्तन चाहता था और मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे। रूसो द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो के द्वारा लिखा गया। राज्य की जनता की इच्छा पर निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना गया है, अतः वह जनतंत्र का प्रबल समर्थक था। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला है संविदा में राज्य को जनता इच्छा पर निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना गया, अतः वह जनतंत्र का प्रबल समर्थक था। 1868 ईस्वी में इंग्लैंड गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था वो कब हुआ था? 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? इंग्लैंड में 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश से संबंधित? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो किस देश से था? इंग्लैंड से। और कब हुआ? 1688 में। तो शासन व्यवस्था की स्थापना तथा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम जिसमें लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया था। फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम। स्टेटस जनरल की बैठक 1789 में। स्टेटस जनरल की बैठक देखेंगे। धन की आवश्यकता होने पर लुई सोलवे ने 5 मई 1789 की स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई थी। कब बुलाई थी? स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई थी। इसमें प्रथम द्वितीय स्टेट के क्रम से 300 प्रतिनिधि और तीसरी स्टेट 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बास्तिये का पतन। 14 जुलाई 1789 क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज के कारागाह बास्तिल को घेर लिया था। कब घेरा था? तो 14 जुलाई 1789 को घेर लिया। बास्तिल का दुर्ग राजतंत्र को निरंकुशता का प्रतीक था। किसका प्रतीक? निरंकुशता का। 4 घंटे घेरे के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने और बंदी को मुक्त कराने में सफल रहे। बास्तिल का पतन निरंकुश शासन के अंत का प्रतीक बना। इसी कारण फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस में जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस। अगला पॉइंट है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। 14 जुलाई 1789 के बाद लुई सोलवे का नाम मात्र राजा रह गया था और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया था। 27 अगस्त 1789 को नागरिकों के अधिकार की घोषणा को स्वीकार किया। सन 1789 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप जो है वो 1791 में किया था। 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसमें शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया। अगला है पॉइंट है युद्ध घोषणा और जैकबिन क्लब। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने राष्ट्रीय परिषद तथा सेवाएं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। कब की थी युद्ध की घोषणा? तो 17 अप्रैल 1792 में। इसी दौरान जैकोबियन क्लब की स्थापना भी हुई थी। सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर ये सब जो है पेरिस के भूतपूर्व गवर्नमेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था। इसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। अगला पॉइंट जो है रोबेस्पियर जो था, रोबेस्पियर वामपंथी विचारधारा और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। कैसा विचारधारा था? तो वामपंथी। उसने 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो मतदान देने का अधिकार देकर चुनाव कराया। कितना? 21 वर्ष। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली का क्या नाम दिया गया था? कन्वेंशन नाम दिया गया। तथा राजतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वें पर जो है मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी को उन्हें फांसी दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लुई सोलवे को फांसी कब दिया गया था? तो 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। रोबेस्पियर द्वारा स्थापित आतंक का राज अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था। आतंक का राज कब था? 1793 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आतंक का राज 1793 में अक्टूबर में। 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को भी मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड रोबेस्पियर को कब दिया गया था? 1794 में। नया राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया था। राष्ट्र का जो नया कैलेंडर है वो 22 सितंबर
1792 को लागू किया गया, जिसे ऋतु के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया। अगला पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समाप्त किया और जनतंत्र की स्थापना की। अगला पॉइंट है, जैकोबियंस ने समाज के जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों को पक्ष लिया था। जैकोबियंस ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। अगला पॉइंट है, सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया था। एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, दास मुक्ति कानून का पारित किया गया था, तो सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया, 1794 में। हालांकि इसके बाद नेपोलियन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन अंत 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा पूर्ण उन्मूलन हो गया था। दास प्रथा का पूर्ण उन्मूलन कब हो गया था? तो 1848 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, महिला आंदोलन। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन नामक संस्था का गठन किया, जिसमें ओल्फ डूच नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन नामक संस्था का गठन, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसका थी? तो ओलम द लूज नामक एक नेत्री थी, जिसका अहम भूमिका थी। उन्होंने समाज में समानता का अधिकार की मांग की। अतः 1946 में, तब 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1946 में। अगला पॉइंट है, सामंतवाद की समाप्ति 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा की गई थी। फ्रांस में जो है सामंतवादी की समाप्ति जो है वो कब किया गया था? 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली के द्वारा किया गया था। सन 1789 से 1815 तक का शासन मध्यम वर्ग का हीरा प्रभाव रहा। इसे एक बुर्जुआई मध्यम वर्गीय क्रांति भी कहा जाता है। मध्यम वर्गीय क्रांति कब से कब? तो 1789 से 1815 तक। 1789 से 1815 का जो शासन था वो मध्यम वर्गीय क्रांति कहा जा सकता है, कहा जाता है। अब इस पर जो बिहार बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी लिया गया है। पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की 1789 में। फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बास्टील का पतन जो है कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को। इसी दिन फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे? तो पादरी लोग आते थे। द्वितीय में कौन आते थे? कुलीन आता था। तृतीय में जो है, तृतीय स्टेटस में कौन आते थे? तो व्यापारी हो गया, व्यवसाय, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखक, शिल्प, छोटे किसान, नौकर, मजदूर। बाल्टियर का मुख्य रूप क्या था? तो वह प्रसिद्ध लेखक और विचारक था, जिससे चर्च की बुराइयों पर प्रहार किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विचारक रूसो के सिद्धांत का समर्थक था। तो वह जनता की इच्छा, सामान्य इच्छा और लोकतंत्र जनतंत्र का समर्थक था। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विधि की आत्मा और द स्पिरिट ऑफ लॉज। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुईस 16 था। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का शासक जो था वो लुईस 16। अगला प्रश्न है, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हम जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि जैसे कि फोर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।